गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। लगाओ फैन। ये फैन देखना चला कि नहीं? फैन फैन। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले कल अपन ने एक टॉपिक सीखा था जिसका नाम था आर्गेंट प्लेन। ठीक है, आर्गेंट प्लेन बेसिकली हम आर्गेंट प्लेन को बोल सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब, अब शॉर्ट में इसका नाम रख दिया हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन। वैसे इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कोई पूछे कॉम्प्लेक्स प्लेन कौन कौन सा प्लेन होता है तो हम क्या कह देंगे? आर्गेंट प्लेन होता है। ठीक है, शायद हमने ऊपर कहीं लिखा नहीं हो तो आप ब्रैकेट में लिख देना आर्गेंट प्लेन के ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। क्या क्यों कहा हमने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे लिया जाता है रियल जेड और वाई एक्सिस पे लिया जाता है इमेजिनरी जेड, राइट। और फिर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? कॉम्प्लेक्स प्लेन। आज अपन क्या करेंगे? एक अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके लिए सीधे पहले तो हेडिंग नोट डाउन कर लो। पहले तो हेडिंग नोट डाउन कर लो, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसी बुक में गिवन है। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो हो गई हमारी हेडिंग। ये तो हो गई हमारी हेडिंग। ठीक है, हो गई। अब सीधे के सीधे काम करो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके, मतलब इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस ड्रॉ करके एक आर्गेंट प्लेन बनाओ, जो अपन ने कल सीखा था। कल सीखा था ना आर्गेंट प्लेन, वैसा एक प्लेन बनाते हैं। बनाओ। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। क्योंकि रिप्रेजेंट करना तभी सीख पाएंगे जब हमारे पास एक प्लेन होगा। जब हमारे पास एक प्लेन होगा। और प्लेन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन हमको सजेस्ट किया गया वो आर्गेंट प्लेन सजेस्ट किया गया, है ना। बना लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, वैसे तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, बट अभी अभी इस समय ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से नहीं डिनोट कराएंगे। किससे डिनोट कराएंगे इसको? रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका नाम तो रख देता हूं मैं रियल एक्सिस, री जेड, एंड इसका नाम रख देता हूं मैं इमेजिनरी एक्सिस, आई एम जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस तो रियल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस में, ये हमने कल सीखा है। सो दिस इज बेसिकली एन आर्गेंट प्लेन। दिस इज बेसिकली एन आर्गेंट प्लेन जो हमारे सामने दिख रहा है। अब एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कल किया था ना। तो लेट अस से कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा यहाँ पे कल की तरह। ये लो, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया मैंने। कल की तरह ही हम इसको इसके रेफरेंस में एक ट्राइंगल बनाएंगे जैसे कल बनाया था। मतलब कल जहाँ खत्म की थी ना चीज, वहीं से शुरू करेंगे। अब अगर जो कल जो चीज हमने खत्म की थी उसी डायग्राम में बनाएंगे तो वो डायग्राम ऑलरेडी क्या है, बहुत कंजेस्टेड है, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपन कुछ कुछ चीजें उस डायग्राम के आर्गेंट प्लेन की वापस कॉपी कर रहे हैं। वही कॉम्प्लेक्स नंबर उठा रहे हैं, वो इसके रेफरेंस में हम हाइट बना रहे हैं इसकी, है ना। और फिर इसकी ओरिजिन से दूरी भी बनाई थी, याद है आपको? इसकी ओरिजिन से दूरी भी बनाई थी। बना, क्लियर? ठीक है, कुछ चीजें मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। अगर ये पी एक तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है? एक्स। इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? X। और अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट, अगर इस पी का वाई कोऑर्डिनेट का नाम अपन ने वाई रख दिया है सिंपली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई कितनी हो गई है? तो ये हो गई मेरी वाई। कल सीखा था हमने ये सारी चीज, बताओ। ठीक, पॉइंट का नाम है पी, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके एक्स। ठीक है, अब अगर अपन इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नजरिए से देखें, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नजरिए से देखें अगर हम इसको, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? z इक्वल टू
एक्स प्लस आई वाई वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। इस फॉर्मेट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया मुझे। अगर इस पॉइंट को अपन आर्गेन प्ले में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं भाई। रियल तो है, रियल पार्ट है एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट है मेरा वाई। ठीक है, अब किसी ने कहा कि यार मुझे ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है आर्गेन प्लेन पे, तो आपने कहा भाई एक्स और वाई दे दे, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। भाई चाहिए क्या, एक्स चाहिए और वाई चाहिए। मैंने कहा एक्स 3 है, वाई 4 है, तो आप कर दोगे इसको, 3 ऐसे ले लोगे, 4 ऐसे ले लोगे, रिप्रेजेंट हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, एक्स तो 7 है और वाई जो है -6 है, वाई जो है -6 है। 1 सेकेंड। हेलो, हेलो। हाँ कौन? अनुष्का, आपने ज्वाइन तो किया ही नहीं है। तो फिर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, डिसकनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो या फिर अदरवाइज फोन चेंज करो। यहाँ तो मीटिंग चालू है। यस। नहीं, फिर आपने या तो गलत मीटिंग चूज करी है बेटा, या फिर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे तो चालू है। ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे, अगर मैंने कहा कि x तो है x और y है -6, तो आप क्या कह दोगे, x तो ऐसे ले लो आप, 7 तो 7 कदम ऐसे चल लो, और उसके बाद फिर 6 कदम नीचे चलो, क्योंकि रियल जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस में ले रहे हो, तो आपका पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर लोगे। दैट मीन्स बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको x और y की जरूरत है। किसकी किसकी जरूरत है? x और y। दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x कोमा y के एक्स कोमा वाई के नजरिए से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। एक्स कोमा वाई की फॉर्म में कह सकते हो आप, क्या फॉर्म कह सकते हो इसको? एक्स कोमा वाई। और एक्स कोमा वाई की फॉर्म पता है क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म। क्या होती है? कार्टेशियन। तो अभी आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? पोलर। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये पॉइंट तक कैसे पहुंचू मैं, तो आपने कहा एक्स और वाई चाहिए। मैंने कहा नहीं है एक्स और वाई मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास कोई एक्स और वाई नहीं है, मेरे पास तो दो और नई चीजें हैं एक्स और वाई के अलावा। किसी ने कहा क्या? तो मैंने कहा एक तो मेरे पास दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दूंगा मैं आपको बस। तो किसी ने कहा कि चलो ये दूरी दे दो। उस दूरी का नाम मैंने रख दिया आर। क्या रख दिया? आर। तो मैं कहूंगा कि मैं तो आपको आर दूंगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैंने कहा आर बराबर 7, तो कोई कहेगा सर आर बराबर 7 तो ऐसे भी जा सकता है, 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 आर बराबर 7 तो कहीं पर भी जा सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल गए, कुछ और भी दो, कुछ और भी दो। तो मैंने कहा मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। तो डायरेक्शन कैसे दूंगा मैं? डायरेक्शन दूंगा मैं एंगल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एंगल। मैंने आपको कह दिया कि आर दूरी तो जाना है और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए जाना है। दैट मीन्स मैं आपको आर और थीटा देने वाला हूं, उससे भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आर तो है 10 यूनिट और थीटा है मैंने कह दिया π/3। तो देखो 10 यूनिट तो जाना है, और किस डायरेक्शन में जाना है? π/3 मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाना है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 यूनिट जाना है। तो ऐसे जाकर भी तो आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो ना? कर सकते हो। तो कल तक मैं आपको एक्स वाई देता था, एक्स वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता था, एक्स देन वाई। अब मैंने दे रहा है एक्स और वाई, अब मैं क्या दे रहा हूँ? डायगोनल डिस्टेंस दे रहा हूँ और साथ में एंगल दे रहा हूँ। तो ये डायगोनल डिस्टेंस और ये जो एंगल्स है ना, ये है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है आपका? पोलर रिप्रेजेंटेशन। समझ आया? ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। इतना लिख दिया आपने, तो आगे लिखिए। Here we know that here we know that the Cartesian representation, या फिर कार्टेशियन फॉर्म कह सकता हूं मैं, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, the Cartesian form of a complex number z is z equal to x plus i y। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, हम जानते हैं ना? बोलो, ये कार्टेशियन फॉर्म जानती है। ठीक है, बट हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट
a complex number z when x and y are not given, when x and y are not given, x और y गिवन ना हो तो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट, वी विल, नीचे से लिखो, वी विल रिप्रेजेंट, तो उसके लिए देखो हम एक काम करते हैं, देखो इधर आओ। देखो हमने क्या कहा, ये एंगल थीटा है, पहले चीज को समझ लो, चलो ये एंगल थीटा है। अब आप समझदार हो, इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये लंबाई को मैं थीटा की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, और मुझे ये गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मुझे ये एक्स और वाई गिवन नहीं है, मुझे थीटा और आर गिवन है, मुझे थीटा और आर गिवन। तो थीटा और आर की मदद से मैं ये और ये लंबाई निकाल सकता हूँ। हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है 10th क्लास में, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड गिवन हो, जैसे आर गिवन है और एक एंगल गिवन हो, तो उसकी मदद से बची हुई दो साइड्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालूंगा, सपोज करो इधर मैं इस थीटा के रेफरेंस में साइन थीटा लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, साइन थीटा। तो ऑपोजिट साइड क्या है, ये ऑपोजिट साइड क्या है, ये है ना। तो मैं y डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r साइन थीटा। दैट मीन्स y गिवन नहीं है तो मैं r साइन थीटा मार्क कर सकता हूँ इसको। चलो अब cos थीटा से चलते हैं। अगर मैंने cos थीटा लगाया तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड यानी कि नीचे वाली x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बाई r। तो यहाँ से x की लंबाई मतलब जो x लेंथ है जो मेरे को गिवन नहीं थी वो कैसे निकल गई, r cos थीटा। तो इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r cos थीटा। तो कल को मेरे पास x और y गिवन नहीं है, मेरे को r और थीटा गिवन है, तो r को sin थीटा से मल्टीप्लाई करके मैं ये वाली चीज निकाल सकता हूँ, और r को cos थीटा से मल्टीप्लाई करके मैं ये वाली चीज निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस एंगल को आप मार्क कर लो यहाँ पे, थीटा, थीटा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से जाना है थीटा, और इस लेंथ को आप मार्क कर लो बेटा आर, आर, और आर किसके बराबर होगा ये आप जानते हैं, मॉडुलस जेड के बराबर होगा। कल अपन ने सीखा था ना ये जो लंबाई है कैसे निकालेंगे अपन, मॉडुलस जेड की मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाओ अब नीचे, सपोज, सपोज वी आर गिवन, वी आर गिवन द डिस्टेंस, the distance OP, distance OP that is मॉडुलस z, हमको मॉडुलस z यानी डिस्टेंस OP गिवन है ना, which is represented by, which is represented by letter R, which is represented by letter R, जो कि लेटर R से रिप्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज, दैट इज इसका मतलब ये हो गया कि R बराबर मॉडुलस Z बराबर, और मॉडुलस Z की वैल्यू कल हमने सीखी थी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है। अपन कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म बना भी सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में आपको एक्स और वाई गिवन होगा तो उससे अपन पोलर फॉर्म बनाएंगे। पोलर फॉर्म में आपको एक्स और वाई की जगह आर और थीटा बनाना है, तो आर तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, मॉडुलस जेड निकाल दोगे, आर मिल गया। अब अगला काम है थीटा कैसे मिलेगा, है ना, थीटा कैसे मिलेगा उसको देखेंगे। तो पहली चीज तो ये आर चाहिए आपको, है ना, एंड एडिशनली, एडिशनली भाई दो चीजें चाहिए होती हैं, हमेशा क्या चाहिए होती हैं, दो चीजें चाहिए होती हैं। पहले एक्स और वाई गिवन होता था, अब क्या गिवन होगा, आर और थीटा। तो आर तो ऐसे निकल जाएगा, थीटा कैसे निकलेगा, एडिशनली लेट अस सपोज, या फिर ऐसे लिखो, एडिशनली वी आर गिवन द एंगल मेड बाय, एडिशनली वी आर गिवन, वी आर गिवन द डायरेक्शन, उसके साथ अपना डायरेक्शन भी गिवन है, डायरेक्शन दैट इज, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज द एंगल, दैट इज द एंगल मेड बाय OP, made by OP with the positive side of x axis, with the
पॉजिटिव with the positive side of x axis. x axis कह दो या रियल एक्सिस कह दो, रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जो एंगल बना है उसको थीटा कह दिया ना. वी आर गिवन द डायरेक्शन दैट इज द एंगल मेड बाय ओपी विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्स. रियल एक्सिस दैट इज, अच्छा उसको डिनोट किससे कराएंगे, विच इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट जेड. उसको कैसे डिनोट कराते हैं, आर्ग्यूमेंट जेड है ना. जो एंगल है उसको कैसे डिनोट कराएंगे, आर्ग्यूमेंट जेड, विच इज डिनोटेड बाय argument of z, argument of z, argument of z से इसको डिनोट कराएंगे. दैट इज ए आर जी, ऐसे लिखते हैं इसको ना, ए आर जी ऑफ जेड, ए आर जी ऑफ जेड. और ये कैसे निकलता है, देखो ए आर जी ऑफ जेड निकलता है थीटा के बराबर. किसके बराबर निकलता है, थीटा के बराबर. ए आर जी किसके बराबर निकलेगा, थीटा के बराबर निकलेगा. ठीक है, और ये थीटा किसके बराबर निकलेगा, ये थीटा किसके बराबर निकलेगा. सपोज करो एक्स और वाई गिवन है भाई, आपके सामने क्वेश्चन क्या आएगा, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन से पोलर रिप्रेजेंटेशन बनाओ है ना. तो आपको कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में एक्स और वाई गिवन होगा ना, तो आप फिगर पे आओ. अगर आपको एक्स और वाई गिवन है तो आप एंगल कैसे निकालोगे, अगर आपको एक्स और वाई गिवन है तो आप एंगल कैसे निकालोगे, चेक करते हैं. देखो एक्स तो है ये, वाई है ये गिवन है. तो थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय एक्स. तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स. ठीक है, टेन इनवर्स. अभी तक आपने वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखी नहीं है ना, नहीं सीखी ना. तो आप ऐसे लिख सकते हो हाल फिलहाल के लिए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स है ना. ठीक, मतलब टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का मतलब है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें टेन की वैल्यू वाई बाय एक्स आती है, उस एंगल को निकालने का मतलब होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स है ना. तो ये थीटा कैसे निकल जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स. और वाई क्या है आपका, वाई है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवाइडेड बाय ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये सारी चीजें लिख दो नीचे. which will be calculated by tan inverse y by x लिख लो, या फिर tan इनवर्स y क्या है आपका, इमेजिनरी z, IMZ, और x क्या है आपका, रियल z. ठीक है, यहां तक लिख लिया, यहां तक हो गया. तो इस तरीके से थीटा निकालेंगे, इस तरीके से क्या निकालेंगे, थीटा. अभी शॉर्ट में बताया मैंने, इस तरीके से थीटा निकालेंगे. अभी पूरा इसका प्रोसेस है, थीटा एक्चुअली निकलता है कैसे, पूरा एल्गोरिथम है ना. मतलब आपको दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए. एक तो चाहिए आर और एक चाहिए थीटा. ये आर और थीटा निकालने का प्रोसेस है. अगर एक्स और वाई गिवन है तो आर तो ऐसे निकल जाएगा और थीटा ऐसे निकल जाएगा, या ऐसे निकल जाएगा. निकल गए दोनों. अब निकलने के बाद एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कैसे होगा वो देख. जैसे सपोज करो मेरे पास एक्स और वाई है, तो इसने कहा एक्स ये है वाई ये है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ऐसे करते थे, एक्स प्लस आई वाई ऐसे रिप्रेजेंट करते थे. तो सपोज करो अब आपके पास आर और थीटा है, तो सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो तो बताओ. आर और थीटा तो निकाल लिया, आर ऐसे निकाल लिया, थीटा ऐसे निकाल लिया, बट अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, देखो नाउ इन ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के अंदर आ जाइए. और उस ट्राइंगल का नाम लिखा था अपने कुछ OP, और नीचे क्या लूं बताओ. इसको तो O ले ही लेंगे अपना ना, इसको P ले ही लेंगे, इसको क्या लूं बताओ, Q ले लो, चलो OPQ. इन ट्राइंगल OPQ, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो x तो है, लेकिन वैसे क्या हो जाएगी, अभी अभी बताया मैंने, क्या हो जाएगी, R cos थीटा. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R cos थीटा. और ये कितनी हो जाएगी, R sin थीटा. यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R sin थीटा. ठीक है ना, यानी y बराबर R sin थीटा हो जाएगी और x बराबर R cos थीटा हो जाएगी. ठीक है, चलो आओ नीचे आओ.
नाउ इन ट्राइंगल OPQ, OPQ, OPQ के अंदर OQP 90 डिग्री है, एंगल OQP कितना है 90 डिग्री है, और ये जो लंबाई है OP है वो क्या है, वो R है। OP है जो वो क्या है, वो R है, वो R से डिनोट कराई है अपन ने। तो अब अपने को ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या कहा, एक बार लगाओ साइन थीटा और एक बार लगाओ कॉस थीटा, है ना। तो पहले कॉस थीटा लगाते हैं। सो कॉस थीटा हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा होता है, अच्छा एंगल भी तो लिखो, एंगल 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 एंगल, वो वाला एंगल थीटा है ना इधर वाला, तो उस एंगल को कैसे लिखूंगा मैं, OPQ, POQ, एंगल POQ थीटा है, एंड एंगल POQ क्या है मेरा, थीटा। चलिए तो अब लगाओ कोस थीटा। सो कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका, बेस क्या है, OQ तो बेस है, और हाइपोटेन्यूज OP है ही सही, OP। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे दूसरा भी सॉल्व करते चलो। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड क्या है, PQ है ना, अपोजिट साइड क्या है PQ, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो वही है आपका OP। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाती है, OQ क्या है आपका, OQ बेस क्या था, x था ना, इसी के सामने लिख देता हूँ, चलो मैं इसी के सामने लिख देता हूँ। OQ क्या था आपका x, और OP क्या था आपका r, और इधर आ जाओ PQ क्या था आपका y, और OQ क्या था आपका r। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है, इसकी x की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, r इंटू कॉस थीटा, यानी r कॉस थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है, बोलो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r कॉस थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r साइन थीटा। ये आ गया, x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू आ गई r sin थीटा। सो अब पोलर रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं मैं, है ना। तो नाउ पहले तो मैं वापस आना कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, x प्लस आई, और x की जगह ये डाल दूंगा, y की जगह ये डाल दूंगा, और खत्म था। ये करना है बस अपने को, है ना। तो नाउ द कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, एक बार वापस से लिख दो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, और आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन रेडी है। नाउ द कार्टेशियन फॉर्म of a complex number z is, complex number z is क्या है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, यही है कि बेटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करो, ठीक है। तो इम्प्लाइज z इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकाली आपने, r cos थीटा प्लस i की जगह i, और y की वैल्यू क्या निकाली आपने, r sin थीटा, r sin थीटा। कोई दिक्कत, देखो x की जगह तो मैंने पुटअप कर दिया r cos थीटा, यहाँ से वैल्यू निकाली, और y की जगह मैंने पुटअप कर दिया r sin थीटा, ये वैल्यू निकाली, और i इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर तक, ठीक है। अब इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या आ रहा है, r कॉमन, तो r को कॉमन ले लो, और आपकी फाइनल पोलर फॉर्म रेडी है, आपकी फाइनल पोलर फॉर्म रेडी है। ये i को यहाँ लिख लो, तो यहाँ से अगर मैं r को कॉमन ले लूँ तो z इक्वल टू, ये r तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा is the polar form of a complex number, is the polar form of a complex number। ये मेरी फाइनल पोलर फॉर्म आ गई बेटा, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। और ये कर दिया अपन ने पोलर रिप्रेजेंटेशन, इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, ये इसकी फाइनल पोलर फॉर्म हो गई, वेयर
वेयर, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मतलब इस पूरी फॉर्म के अंदर, जैसे इसके अंदर पूरी के अंदर एक्स और वाई हुआ करते थे, इसके अंदर दो चीजें कौन कौन सी हैं, आर और थीटा, यही दो फॉर्म है, दो ही चीजें हैं। तो जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऊपर भी लिख चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। वेयर वेयर आर तो होगा मेरा मोड जेड, और मोड जेड की वैल्यू निकालनी हमको आती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, होल रूट। ठीक है, और थीटा क्या होगा मेरा, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट जेड भी लिखते हैं, ठीक है ना। एंड थीटा क्या होगा मेरा, थीटा को हम लिख भी दो ब्रैकेट में और लगा के आर्ग्यूमेंट जेड भी लिख सकते हैं इसको अपन, थीटा और आर्ग्यूमेंट जेड, और आर्ग्यूमेंट जेड, ये क्या होगा मेरा, ये क्या होगा मेरा, ये कैसे निकालेंगे ये मैं अभी पूरा प्रोसेस के थ्रू बताऊंगा। वैसे तो इन शॉर्ट ये क्या होगा, इन शॉर्ट की बात करें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इमेजनरी जेड, ऊपर लिखा भी था अपन है ना, इमेजनरी जेड डिवाइडेड बाय रियल जेड। ठीक है, तो आर तो निकलेगा ऐसे, आर तो निकलेगा ऐसे, और ये कैसे निकलेगा ऐसे, और टेन इनवर्स इमेजनरी जेड कितना है मेरा, चलो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, इमेजनरी जेड और उसकी जगह लिख दो आप एक्स और वाई, है ना। इमेजनरी जेड कितना है मेरा वाई, और वो कितना है मेरा एक्स, क्योंकि अभी अपन एक्स और वाई से इसको निकालना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, एक्स और वाई से इसको निकालना सीख रहे हैं, तो वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्स और वाई गिवन है तो आर ऐसे निकल जाएगा, और एक्स और वाई गिवन है तो आर्ग्यूमेंट या फिर थीटा ऐसे निकल जाएगा, दोनों निकल गए, दोनों को इधर पुटअप करके अपन पोलर फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक डालो कि देखो आर निकालना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये थीटा निकालना थोड़ा, आर्ग्यूमेंट जेड निकालना थोड़ा मुश्किल है, उसका कारण सुनो। उसका कारण ये है, एक बार फिगर पे चलो, पहले मैं बताता हूँ मुश्किल क्यों है, मतलब मुश्किल का मतलब थोड़ा टिपिकल क्यों है, क्योंकि क्योंकि कल को सपोज करो ये नंबर यहाँ है, तो ये नंबर यहाँ है, तो ये ऐसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, तो फिर थीटा कौन सा होगा, थीटा तो ये हो गया, थीटा तो ये हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का, तो ये एंगल बन गया। तो उसको हम निकालेंगे तो सर क्या हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे क्या, या फिर सपोज करो कल को ऐसे आ जाएगा तो क्या हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे क्या, या कल को अगर ऐसे आ गया तो क्या हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए एक नीचे नोट डालो कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया कर सकती है ना, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया कर सकती है, तो उसके लिए एक रूल दिया गया, प्रिंसिपल रेंज, जैसे अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सीखा था, भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर से इधर ही, कोई भी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू यहाँ से यहाँ ही लाया कर सकती है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ लाया कर सकती है, वो एक फिक्स रूल बनाया हुआ है, फिक्स क्या बनाया हुआ है, रूल बनाया हुआ, वो रूल है नोट नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, जो थीटा या आर्ग्यूमेंट जेड है, जो थीटा लिख लो, वो हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच का ही होना चाहिए, क्या समझे, माइनस पाई मतलब कितने डिग्री, माइनस का 180 डिग्री, माइनस पाई का मतलब बोलो, माइनस का 180 डिग्री, और प्लस पाई का मतलब प्लस का 180 डिग्री। इसका मतलब है कि आप 180 डिग्री में जा सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप मूव कर सकते हो, 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें तो मूव कर सकते हो, लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़े तो आप सीधे नहीं चल सकते, आपको उल्टे आना पड़ेगा। माइनस पाई का मतलब क्या होता है, पीछे से 180 डिग्री, प्लस पाई का मतलब क्या होता है, आगे से 180 डिग्री, माइनस पाई का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, देखो ये तो हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री चलना, लेकिन अगर माइनस पाई की बात करें तो यहां से जाना पड़ेगा, ऐसे माइनस पाई, ये तो है प्लस पाई जाना और ये है माइनस पाई जाना। तो आपको अगर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत पड़े तो आप आगे से नहीं जाएंगे, आप कैसे जाएंगे, पीछे से। जा तो आप चारों क्वाड्रेंट में सकते हो, लेकिन मतलब 360 डिग्री का पूरा चक्कर होता है, 360 डिग्री तो लेना पड़ेगा ना इसको, तो पहले तो हम जनरली क्या करते थे, 90, 180, 270 और 360, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, ऐसे चलते थे, लेकिन इसमें कैसे चल रहा है ये, ऐसे और ऐसे चल रहा है, कवर सारे कर रहा है ये, ठीक है, समझ आया। तो मैं लिख देता हूं वेयर थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड थीटा इज कॉल्ड एज
कॉल्ड एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल का मतलब है जब जब इसके बीच में रहेगा, जब जब -180 से +180 के बीच में रहेगा, तब तब वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। अगर इससे बाहर चला गया तो सिंपली आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। और पोलर रिप्रेजेंटेशन में अपने को थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेना है, ऐसा कोई एरा वेरा ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है। समझ में आई बात? तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह देंगे हम। ठीक है, जब जब इसके बीच में रहेगा और पूरा 180 360 कवर कर रहा है। देखो -180 डिग्री से 180 डिग्री जाओगे तो बीच में 0 डिग्री भी आएगा, तो 180 डिग्री इधर कवर कर लिया, 180 टोटल 360 डिग्री कवर कर रहा है। ये चारों क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से कर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए अभी आर्ग्यूमेंट जेड निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं, थोड़ा टिपिकल है भाई। -180 डिग्री जाना, अगर सीधा सीधा चलता तो मैं निकाल लेता। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिंपली, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या आ जाता? 2 पाई माइनस थीटा। ऐसे में निकाल लेता। बट प्रॉब्लम ये है कि सर अब आप तो ऐसे चल रहे हो, तो अब कैसे निकालें? तो अब आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका क्या होना चाहिए? तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, उसके बाद फिर अपन एग्जाम्पल कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट सेट, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, how to find the value of, how to find the value of argument z of a complex number z, of a complex number। भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका आर्ग्यूमेंट z कैसे निकाले, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर्ग्यूमेंट z का मतलब क्या है? वो थीटा कैसे निकाले? आर्ग्यूमेंट z का मतलब क्या है? थीटा। थीटा कैसे निकाले, है ना? नंबर z, ये होगी हेडिंग। तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है ना, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक थीटा को भूल जाओ, आप एक नया एंगल मानो अल्फा। उस अल्फा की वैल्यू मान लो आप y डिवाइडेड बाई tan इनवर्स y बाई x। ठीक है ना? तो लेट अल्फा बी tan इनवर्स, लेट अल्फा बी tan इनवर्स y बाई x, tan इनवर्स y बाई x। tan इनवर्स y बाई, 1 सेकेंड रुको, y हो गया मेरा ये, x हो गया मेरा ये। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो। हाँ, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं अपन? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। कैसे भी लिख लो इसको। तो सबसे पहले तो आप वो अल्फा निकाल लो, वेयर अल्फा शुड बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है ना? वेयर वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे अल्फा एक एक्यूट एंगल होता है हमेशा। यहाँ पे अल्फा क्या होता है? एक एक्यूट एंगल होता है। अब अपन, मैं भी कन्वर्ट करके बताऊंगा कि कैसे वो एक्यूट एंगल होगा, है ना? वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, पहला स्टेप ये है। ठीक है, पहला स्टेप ये है। पहले स्टेप्स लिख लो, फिर सारी बात बताते हैं। सेकंड स्टेप, अब आप ये सोचो, अब आप ये सोचो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? उस फोर्थ क्वाड्रेंट, तीन चारों क्वाड्रेंट में से फिर अपन एक टेबल बनाएंगे, है ना? तो लिखिए, एनालाइज द quadrant, analyze the quadrant in which the complex number lies, analyze the quadrant in which the complex number lies, in which the complex number lies या false। वो क्वाड्रेंट पता करो जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर फॉल हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर z lies। अब क्वाड्रेंट पता कर लिया, क्वाड्रेंट पता कर लिया। सो नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा, the value of argument z or theta, the value of argument z or theta is given by, is given as follows। अब कैसे अपन वो वैल्यू निकालेंगे? एक टेबल बनाते हैं, is given as follows।
देखो कैसे अपन वो वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड या थीटा बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट की मदद से बनाएंगे, है ना। तो देखो इधर तो लिख देता हूं मैं क्वाड्रेंट, इधर तो मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेंट। पता चल गया ना आपको। तो क्वाड्रेंट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन कम्स सेकेंड क्वाड्रेंट, देन कम्स थर्ड एंड देन कम्स फोर्थ। चार ही क्वाड्रेंट होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन लास्ट में क्या आ जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ तो लिख दूंगा मैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड। अब वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड कैसे निकालेंगे वो बताते हैं ना। वैल्यू को वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड, जिसको अपन थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक तो क्या है, तुम लोग लेट आते हो ना, टाइम पे आते नहीं हो, ऐसे ही बस चल रहा है मामला। तो चीजें क्या है थोड़ी सी और क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश रहती है मेरी, बट अब क्या क्या समझाऊं, फिक्स टाइम है। इतने से टाइम में बताओ क्या क्या समझाऊं। नोट्स भी लिखवाने हैं, पढ़ाना भी है, उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट करना है। तो भाई टाइम पे आना शुरू कर दो, नहीं तो ये जो बेसिक्स पार्ट है ना, ये अभी जो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं ना, ये आपके अभी बोर्ड लेवल पे या 11th 12th लेवल पे इतना क्रूशियल नहीं है। 11th 12th लेवल में वो काफी सरल है, अभी तो ये बहुत सरल पार्ट आ रहा है। जब आप कंपटीशन फाइट करोगे तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा पार्ट है इसका। तो अगर आपके ये बेसिक्स वीक रह गए तो वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए टाइम पे आना शुरू करो। तो देखो अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट जेड की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू सीधे के सीधे अल्फा के बराबर है, नो चेंज। सीधे के सीधे अल्फा तो निकालना आ गया ना, पहले स्टेप में मैंने क्या कहा, अल्फा निकाल। अल्फा वहां पे एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका लाई कर रहा है तो आपका थीटा हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट जेड हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस 180 में से माइनस करो। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा होगा वो होगा बेटा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। क्या कहा मैंने? माइनस ऑफ पाई माइनस। अब वो क्यों होगा उसका भी बताता हूँ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका थीटा होगा माइनस अल्फा। तो बड़ा आसान है याद करना, देखो शुरू के दो याद कर लूं, नीचे के दो तो इन्हीं के नेगेटिव है, नीचे के दो तो इन्हीं के नेगेटिव है। देखो ये इसका नेगेटिव और ये इसका नेगेटिव, भाई इसके आगे माइनस लगा दो, इसके आगे माइनस लगा दो तो थर्ड क्वाड्रेंट, और इसके आगे माइनस लगा दो तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये आया कैसे सर? आपको कैसे पता ये सब लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है? तो उसके लिए फटाफट से टेबल पे आओ, और फिर ये अपना काम हो चुका है खत्म। यहाँ से आर्ग्यूमेंट जेड ऐसे निकल जाएगा, आर निकालना बड़ा आसान है, और अपन एक एग्जांपल करते हैं, खत्म। फटाफट से ये देख लो कि ये टेबल कैसे बनी। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस पूरे एल्गोरिथम को अप्लाई कैसे करते हो। बट फिर भी एक बार के लिए, क्योंकि अपन बेसिक नॉलेज ले रहे हैं और अपन नोट्स बना रहे हैं, तो आप उसके अंदर ऐसे ही देख लो शॉर्ट में ही कि हम ये टेबल बना कैसे पाए, इस टेबल तक हम पहुंचे कैसे। देखो सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टेन इनवर्स बस वाई बाई एक्स कर दूंगा मैं, है ना, मिल जाएगा मुझे आर्ग्यूमेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत। लेकिन सपोज करो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अब मैं ये मान लो पी है, तो ओपी जो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा ऐसे बना रहा है, बना रहा है। लेकिन मुझे तो वो अल्फा एक्यूट एंगल चाहिए ना, तो एक्यूट एंगल पता है कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। एक्यूट एंगल ये होगा अल्फा, एक्यूट एंगल ये होगा अल्फा। आपको चाहिए ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? देखना ध्यान से, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? पूरे पाई में से ये थीटा माइनस, सॉरी, पूरे पाई में से ये अल्फा माइनस करेंगे तब जाके ये थीटा मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ गई? पूरे पाई में से क्या माइनस करो? वो एक्यूट एंगल अल्फा माइनस कर दो जो आपने निकाला। समझ आया? समझ आया? चलो अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब ये, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया बेटा। ठीक है, तो अब पहले तो आप एक्यूट एंगल पता करोगे। पहले आप क्या पता करोगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे पता करोगे? ऐसे, ऐसे। ये वाला एंगल आपका ये तो 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये इधर था, ये वाला एंगल एक्यूट होगा ना, ये वाला एंगल एक्यूट आ जाएगा आराम से, y डिवाइडेड बाई एक्स।
y डिवाइडेड बाई एक्स, ये y डिवाइडेड बाई एक्स। टेन इनवर्स y बाई एक्स एक्यूट एंगल तो आ ही जाएगा, लेकिन आगे वो थीटा नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट z नहीं है। आर्ग्यूमेंट z कैसे निकालेंगे? अब सुनो, अब आप यहां से यहाँ आओ, मैंने क्या कहा, नेगेटिव साइड, आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है, या तो पॉजिटिव साइड पाई या नेगेटिव। तो आप नेगेटिव साइड से अगर जा रहे हो, ध्यान से देखना, तो ये पूरा पाई, ये पूरा क्या है, पाई। इसमें से अगर आप ये अल्फा हटा दो, इसमें से अगर आप ये अल्फा हटा दो, एक मिनट रुको। हम्म, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, थीटा क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल है, पॉजिटिव साइड। तो वापस चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहा मेरा पी, हो गया, एक्यूट एंगल आपने निकाल ही लिया, एक्यूट एंगल आपने निकाल ही लिया। अब थीटा क्या है, थीटा तो पॉजिटिव साइड से बना हुआ एंगल है ना, ये है थीटा तो, लेकिन आप ले नहीं सकते 180 से ज्यादा इसको, आप तो सेकंड क्वाड्रेंट तक ही ले सकते थे इसको। तो अब आप कैसे लेंगे, देखो, आप क्या जाओ, इधर से जाओ, आप क्या जाओ, इधर से जाओ, तो मुझे बताओ ये कितना है, ये कितना है, पाई, माइनस पाई, -180। उसमें से -180 के अंदर अगर मैं ये -180 के अंदर अगर मैं ये अल्फा जोड़ दूं, ये अल्फा जोड़ दूं, प्लस अल्फा कर दूं, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है ना भाई। -180 गया, और उसमें मैंने ये इतना पार्ट अल्फा एक्यूट एंगल का जोड़ दिया, जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, -पाई प्लस अल्फा। इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये एंगल क्या आ जाता है, पाई माइनस अल्फा। ये तो सिखाया थर्ड क्वाड्रेंट में, -पाई प्लस अल्फा। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थीटा आएगा, इस तरीके से ये थीटा आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, इस ये चीज समझ में तो आ गई ना, कि देखो ये पूरा एंगल है थीटा, ठीक है ना, ये पूरा एंगल है थीटा। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, इस पूरे एंगल को निकालने के लिए क्या करें, तो मैंने 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 क्या कहा, एक्यूट एंगल निकाल लो। आप नेगेटिव साइड से जाइए, और नेगेटिव साइड से जाकर आप इसके अंदर क्या जोड़ दीजिए, अल्फा और जोड़ दो, तो फिर ये वाला एंगल निकला, ठीक है, ये वाला एंगल निकला। ये वाला एंगल थीटा है। आप नेगेटिव साइड से जाइए, इसमें फिर ये वाला एंगल जोड़ दीजिए। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा का मतलब -पाई प्लस अल्फा, यानी कि आप नेगेटिव साइड से गए और उसके अंदर आपने ये जोड़ दिया। हाँ, तो देखो आपको ये वाला एंगल चाहिए, एक्चुअली आपको एंगल ये वाला नहीं चाहिए, आपको एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला जो रेड मार्क किया हुआ है, आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। तो आप ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, नेगेटिव साइड से जाएंगे, -पाई, और उसके अंदर इतना एंगल और घटा देंगे, वापस जोड़ देंगे भाई। माइनस का मतलब क्या होता है, ऐसे जाना, और प्लस का मतलब कैसे होता है, ऐसे जाना, ठीक है। तो माइनस में मैं गया, और उसमें से मैंने ये वाला एंगल जोड़ दिया वापस अल्फा, तो वापस में इतना सा एंगल बच गया मेरे पास, तो ये एंगल ही तो चाहिए आपको। तो ये कैसे आ जाएगा, -पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है, लेट अस से ये वाला पी यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले पहला काम क्या करेंगे, वही एक्यूट एंगल निकालना। ये अल्फा एक्यूट एंगल निकाल लिया आपने, ठीक है। अब सुनो, आप ऐसे तो जा नहीं सकते घूम के, आप ऐसे ही आओगे, तो ऐसे आएंगे, तो ऐसे आने का मतलब क्या होता है, माइनस। तो यानी कि आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा। भाई इतना एंगल चलना है, देखो इतना एंगल ऊपर चलना होता तो प्लस अल्फा होता, इतना एंगल नीचे चलना है तो माइनस अल्फा, ठीक है ना, क्लियर है, अभी क्लियर है। और थर्ड क्वाड्रेंट का समझ में आ गया ना, एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट ये है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई ये अल्फा आपने निकाल ही लिया, तो आपको ये वाला एंगल चाहिए, अभी क्या चाहिए, ये वाला। तो ये वाला कैसे निकालोगे, -पाई उसके अंदर प्लस अल्फा, तो आपको ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है अभी। तो इस तरीके से वो टेबल बनी है। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, टेबल कैसे बनी है उस पर ध्यान मत दो, टेबल बन गई ना। अब आपको वो टेबल याद होनी चाहिए बस, और आपको सीधे आर्ग्यूमेंट निकालना आना चाहिए, और रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स आर निकाल के और थीटा निकाल के आपको प्रेजेंट करना है, इसको आना चाहिए। तो फटाफट से एक एग्जांपल ले लो एनसीईआरटी का, और कल से अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसमें उसने पोलर रिप्रेजेंटेशन करवाया हो। ये वाला ही ले लेता हूँ मैं ना, ये तो छोटा इजी सा है तो बस इतना सही है।
चलो फटाफट से वही ले लो फिर। देखो कैसे अपन करेंगे, जैसे ये नंबर है मेरे पास है ना, ये नंबर है मेरे पास, अभी तो ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, 1 + i/3 है ना, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है ना अभी तो, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये नंबर है, इसको मुझे क्या करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमको नंबर गिवन है z इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, 1 + i/3, ऐसे गिवन है। तो x क्या हो गया मेरा ये, और y क्या हो गया मेरा ये। ठीक है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। कैसे पता चलता है, ये x है ये y है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो प्लस प्लस, प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। फर्स्ट, अभी मैं सेकंड क्वाड्रेंट भी करके बता दूंगा। तो फर्स्ट 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 क्वाड्रेंट, तो सबसे पहला काम है, आपको दो चीजें चाहिए, r और थीटा। तो आप आर कैसे निकालोगे, अभी अभी बताया था, आर तो सर ऐसे ही निकलता है, मॉडुलस जेड यानी कि √(x²) प्लस √(y²) का रूट। तो 1 का स्क्वायर यानी 1, √3 का स्क्वायर यानी 3, 1 + 3 यानी कि 4 यानी कि 2, निकल गया। अब आर्ग्यूमेंट जेड यानी कि थीटा कैसे निकालते हो, आर्ग्यूमेंट जेड कह दो या फिर थीटा कह दो, ये कैसे निकालते हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा के बराबर आता है, और अल्फा किसके बराबर है, टेन इनवर्स। अच्छा, टेन इनवर्स y/x जो लिखा था ना अपन ने, y/x, टेन इनवर्स y/x, उसके मॉडुलस लगाना भूल गया मैं। क्यों, क्योंकि अल्फा आपको हर हाल में एक्यूट चाहिए। तो अगर ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव बाय पॉजिटिव होगी तभी ये एक्यूट होगा, अगर ये नेगेटिव हो जाएगी, अगर ये नेगेटिव हो जाएगी लेटर से, तो फिर ये एक्यूट एंगल नहीं रहेगा, फिर ये 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री से कम या इस तरीके का एंगल हो सकता है। तो नोट्स में भी करेक्ट करेंगे अभी अपन। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, आपको नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देना, ये होता है मॉडुलस। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या है 1। तो टेन इनवर्स √3/1 यानी टेन इनवर्स √3 हो गया। और टेन इनवर्स √3 का मतलब समझो, टेन की कौन से एंगल पे √3 वैल्यू मिलती है, 60 डिग्री पे मिलती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। ये आ गया आपका थीटा की वैल्यू, π/6 नहीं, π/60 पे तो π/3 लिखूंगा ना, π/3 होता है ना 60 डिग्री। ठीक है, आर आ गया, थीटा आ गया। चलो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, अभी अभी लिखा है मैंने, r × cos θ प्लस I sin θ, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर कितना है 2 इंटू कॉस थीटा क्या है, कॉस क्या है, कॉस तो कॉस, ये थीटा क्या है π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, आंसर। ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। मतलब एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर आर और थीटा दिखाई दे उसको कहते हैं पोलर रिप्रेजेंट, एक्स और वाई ना दिखाई दे, दूरी, डायरेक्ट दूरी पॉइंट की और कितना एंगल बनाया वो डायरेक्शन और दूरी दिखाई दे। ठीक है, उस वाले रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया। ठीक है, अच्छा इसको सोल्व मत करने बैठ जाना, कोई बच्चे cos π/3 सोल्व करते हैं, अगर आप सोल्व कर दोगे तो वापस वो बन जाएगा 1 + जैसे cos π/3 क्या होता है, cos π/3 क्या होता है, cos 60 1/2, 1/2 को फिर 2 से गुणा कर दोगे तो ये 1 ही बन जाएगा ना। और सिमिलरली साइन π/3 यानी √3/2, √3/2 को 2 से गुणा कर दोगे वापस √3 बन जाएगा। तो वापस कन्वर्ट नहीं करना है। अच्छा अब इसी में सुनो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का दे दिया इन्होंने, लेट अस से मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं नंबर को, इसमें मैं 1 + i/√3 की जगह मैं लिख देता हूं -1 प्लस वही सेम i/√। तो अब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू √3, यानी माइनस प्लस। तो माइनस प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो अल्फा के बराबर नहीं होता है, किसके बराबर होता है, π-अल्फा। अभी टेबल लिखवाइए ना, π-अल्फा। ये तो सेम ही रहेगा, ये क्यों सेम रहेगा, क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा और -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। ये r की वैल्यू तो बिल्कुल सेम आएगी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी उसमें रहता हो, किसी भी क्या कहते हैं क्वाड्रेंट में रहता हो, है ना, ये तो सेम ही आएगी, 2 ही आएगी, पर फर्क एंगल पे पड़ेगा नीचे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये π-θ, क्या हो जाएगा π-θ की वैल्यू क्या हो गई π/3, π-θ की वैल्यू क्या हो गई π/3। तो आपको तो थीटा चाहिए ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इधर ले जाओ, π/3 इधर ले जाओ, तो π-π/3 दैट मीन्स 2π/3। तो बस ये जहाँ पे π/3 लिखा हुआ है उसके आगे क्या आ जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का पता कैसे चलेगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा, हाँ ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो उसमें हम क्या कर देंगे -π - θ कर देंगे, उस हिसाब से थीटा निकाल लेंगे।
उस हिसाब से 10 निकाल लेंगे। और पता कैसे चलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव दिखाई देगा और ये भी नेगेटिव। एक्स और वाई के साइन से तो पता चलता है, अगर प्लस प्लस था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस था तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस था तो थर्ड क्वाड्रेंट, और लेटर से दोनों ही माइनस हो, ये भी माइनस और ये भी नहीं, ये दोनों माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, और उल्टा हो, ये तो प्लस हो और ये माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालूंगा, माइनस ऑफ अल्फा। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, जैसे पाई बाय 3 लिख रहा था तो फिर माइनस पाई बाय 3 लिखूंगा, माइनस अल्फा कर दूंगा। ठीक है, समझ आया। उसको चेंजेस कर दो एक बार। अल्फा की वैल्यू जो निकाली है अपन ने वो वाई बाय एक्स निकाली है ना, उसके आगे मॉडुलस लगा दो बस, जहां जहां भी अपन ने लिखा है। वो थोड़ा सा मिस हो गया। ये देखो, सबसे पहले तो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था वाई बाई एक्स, इसको मॉडुलस लगा दो इसमें, क्योंकि एक्यूट एंगल निकालना है। और एक्यूट एंगल कैसे निकलेगा, एक्यूट एंगल कैसे निकलेगा बेटा, देखो शुरुआत में तो मत लगाओ, यहाँ पे तो वाई बाई एक्स चलने दो, नीचे से जब अपन ने वो प्रोसेस लिखना शुरू किया था ना आर्ग्यूमेंट सेट का, समझ रहे हो, वहां से आप इसको करो। इसको तो चलो ऐसे ही रहने दो, कोई खास, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपन केवल बता ही रहे थे कि अच्छा ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से चीजों को देख रहे थे। इसको तो बाय बाय एक से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे थीटा और आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू वाई बाय, यहाँ भी चलने दो, यहाँ पे आ जाओ। ये यहाँ पे जो अल्फा लिखा ना अपन ने, अब अल्फा एक्यूट एंगल कैसे मिलेगा, जब ये वाई बाय एक्स को मॉडुलस लगा देंगे तो ही अल्फा हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव होगा भी सही तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर मैं इसको -√3/1 करूं तो फिर टेन इनवर्स -√3 हो गया, और टेन इनवर्स -√3 तो 10 नेगेटिव हो गया। तो 10 नेगेटिव का मतलब कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका जो अल्फा है वो एक्यूट एंगल नहीं रहा ना, एक्यूट एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल थोड़ा ना होगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल रखने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मॉडुलस का साइन लगाना। तो यहाँ पे जो आपने ये एल्गोरिथम लिखा है, यहाँ पे आप ये ब्रैकेट हटा के और मॉडुलस का साइन लगा दीजिए। अच्छा हुआ ना एक क्वेश्चन कर लिया, तो ये बात मिस आउट हो गई थी, ये पता चल गया। ठीक है, दैट्स इट। तो कल से अपन आज की वीडियो पूरा और ढंग से देखो। ठीक है, कल से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th के 10th क्लास के लिंक तो मिल जाएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं नहीं, वो तो खत्म भी हो गई कब की। हाँ तो लिंक दे दूंगा, ले लेना। आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी थी 10th क्लास में, क्यों, कहा था मैंने कर लो, पछताओगे बाद में। ध्यान ही नहीं दिया, अभी भी कहाँ ध्यान दे रहे हो पूरा, अभी भी कभी आ रहे हो कभी लेट आ रहे हो, अभी भी ध्यान दे लो। अभी भी थोड़ा सा और ध्यान दो, नहीं तो फिर 12th क्लास में कहोगे सर 11th की लिंक दे दो, मैंने उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया था। अभी 11th में 10th की मांग रहा है, 12th में 11th की मांगेगा। ठीक है चलो ठीक है, अभी तो जाओ ले लेना लिंक, मुझको व्हाट्सएप कर देना, मैं दे दूंगा ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 12th इधर आ जाइए, क्लास 12th आ